चैप्टर 16। बॉब कोस्टर का विशाल कमरा। फर्श पर मोटा पर्शियन कारपेट बिछा था। गोलाई से सोफा सेट लगे हुए थे। चारों ओर कमरे में सिक्योरिटी तैनात थी। कई सारे लोग एक दूसरे के कमरे में आए थे और खाली सोफा पर बैठ गए। तैनात सिक्योरिटी बॉब कोस्टर के आने का संकेत दे रही थी। सारे के सारे लोग बिल्कुल चुप्पी साधे बॉब के आने का इंतजार कर रहे थे। एक गेट खुला और चार काले रंग के वर्दी में हाथों में एलएमजी लिए बॉब के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए। बाहर के आए इन मेहमानों की नजर डाली, सोफे के पीछे खड़े हुए। 2 मिनट बाद बप्पा अंदर आया। सीधे खड़े गार्ड बप्पा को देखे तनकर खड़े हो गए। सभी मेहमान अपनी जगह से खड़े हुए और बप्पा के लिए एक जगह छोड़ दी। बप्पा सोफा पर धीरे से बैठ गया। काला रंग का बप्पा सफेद कुर्ते पजामे में एक भूत सा लग रहा था। छोटे छोटे सफेद बालों पर हाथ फेरता हुआ बप्पा सबको देखने लगा। खतरनाक सिरफिरे बप्पा से कोई भी अनजान अपरिचित नहीं था। तुम में से कोई रह तो नहीं गया? बप्पा ने सबों को देखते हुए पूछा। चारों चुप्पी साधे सब लोग बैठे रहे। हाँ, ऐसा है तो हमारे साथ सीआईडी के लफड़े में तुम सब फंसे हो। कल सुबह तक सब कागजात बॉब को मिल जाएंगे और ये भी हो सकता है कि कागजात नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो समझो तुम सब मर गए। बॉब ये चाहता है कि हमारे साथ साथ तुम हमारी बताई जगह पर अपने आदमी फैला दो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दुकानें, साकिनाका, जहां जहां लड़की का हॉस्टल है वहां सब सील कर दो। और ये लड़की कहता हुआ बप्पा ने जेब से पासपोर्ट साइज की राधिका की ढेर सारी तस्वीरें निकाली और टेबल पर फेंक दी। जहां भी नजर आए, कल सुबह 8 बजे के बाद, ध्यान रहे, कल सुबह 8 बजे के बाद ये लड़की जहां भी नजर आए फौरन गोली मार दो। इसके साथ अगर कोई है उसमें भी मार दो, और जो भी सामान उसके पास है उसे लेकर यहां जाओ। जो भी उसके पास इस काम को कर पाएगा तो याद रखना उसका साल भर का डिपॉजिट फ्री, यानी 24 लाख का डिपॉजिट में की माफी। ये कागज है जिसमें ड्यूटी पॉइंट लिखे हैं। अब कागज पढ़ लेना, तस्वीरें बांट लेना, अपने आदमी अभी से लगा दो जिससे मुझसे बात करते रहना। फिर जैसा मैं वैल्यू वैसा करना। मेरा सेलुलर नंबर पता है ना, लिखो 9811146000। सभी आए मेहमान एक से एक बढ़कर तस्करी, खराब अड्डे, जुआ घर, विदेशी एजेंट और हर तरह का खून खराबा करने में एक नंबर के आगे थे। बॉब की छत्र छाया ने हर तरह के संकट बजाया करती थी और अपनी ऊपर सुरक्षा के लिए हर 2 महीने में 2-2 लाख रुपए बॉब के पास जमा करते थे। बॉब का दायां हाथ बप्पा के बॉब हर कहने को मानता था। बम्बई शहर के सभी शैतान सिर्फ बप्पा से ही खार खाते थे या डरते थे। उल्टे दिमाग का बप्पा के दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। सभी बप्पा के मेहमानों ने बप्पा की फेंकी हुई तस्वीरों को उठा लिया और बप्पा का सेलुलर नंबर लिख लिया। कागज पर लिखे ड्यूटी पॉइंट सबों ने पढ़े। एक नादान छोटी सी लड़की को मारने के लिए इन सब के सब तैयार हो गए। बप्पा सीट से उठ गया। उसके उठते ही अपने आदमी को ठिकाने पर लगा देने के बाद मुझे रात को 9:30 बजे के बीच रिपोर्ट करो, कहकर बप्पा आगे चलने लगा। एक बार जिसे भी वो लड़की नजर आए फौरन मुझे इतना कर देना। कोई शक? नो सर, सब ठीक है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। लगभग सभी ने एक मिलती जुलती आवाज में बातें की और बप्पा के जाते ही सब एक एक करके चले गए। बप्पा के साथ पर्सनल सिक्योरिटी भी अंदर चली गई। लिफ्ट खोलकर लिफ्टमैन ने बप्पा आगे खड़ा हो गया। सिक्योरिटी लिफ्ट के बाहर रुक गई। लिफ्ट दूसरी मंजिल में जाकर रुक गई। बॉब कोस्टर बड़ी सी छत में बैठा था। छत के गेट पर सिक्योरिटी तैनात थी। बप्पा सीधा छत पर बॉब के पास आकर बैठ गया। समुद्र की ओर से आ रही भीगी भीगी हवा बॉब के कपड़ों को हल्का हल्का हिला रही थी। समुद्र की चिंगारती हुई लहरें हर 10-15 मिनट के बाद चारों ओर गूंज उठती थी। बप्पा अपनी भयानक से सूरत लिए बॉब के सामने बैठा उसे देख रहा था। बॉब अपनी टूटी टांगों को लटकाए आसमान के तारों को देख रहा था। काला आसमान
असंख्य तारों को अपनी आंचल में समेटे खामोश पड़ा हुआ था। छोटे पावर का बल्ब छत पे कोने में चल रहा था। जानते हो पप्पा, ये सब मैंने क्यों किया? बॉब ने पप्पा को बिना देखे पूछा। पप्पा हल्के से मुस्कुराया। फोल्डर के लिए ना, उस पोट्टी को खल्लास कर देंगे, सब लफड़ा खत्म, पप्पा ने कहा। बॉब सिर्फ ऊपर देखे जा रहा था। फिर उसने पप्पा को देखा। पप्पा, जहां लड़की की बाद में बात आती है, जहां भी लड़की की बाद में मिलती है, तू पहुंच जाना, उसको मार देना, तू पीछे रहना, अगर वो नहीं मार पाया तो तू मार देना। पप्पा, उसका मरना जरूरी है यार, सब जान गई है उसकी चक्कर में। यह बोलकर वो आसमान को फिर से देखने लगा। बॉब, लड़की है किधर? अकेली है, फौजी के साथ में है? पप्पा ने पूछा। बॉब थोड़ी देर चुप रहा, फिर अंदर बैठे उसका शैतान कुछ और सोच रहा था। तुम इंपीरियल चले जाओ, राजा भाऊ के साथ ले लेना। 512 कमरे में वो फौजी है और 513 में वो लड़की है। कवर करके रखना, फौजी तुम्हें देखने के बाद वहां से निकलेगा। रात में फोल्डर खो देगी, फौजी तुम्हें बाहर फोल्डर को लाके दे देगा। खोल कर चेक कर लेना खाली तो नहीं है। फिर फौजी इधर उधर सरक जाएगा, मार्गरेट उस लड़की को हॉस्टल से बाहर निकाल देगी और तुम उठवा लेना। थोड़ी दूर जाकर उसे गोली मार देना। हाँ, उसके कपड़ों में अगर कोई कागजात, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वगैरह नहीं हो, इसलिए उसका मुंह पर तेजाब डाल देना। पूरी लावारिस लाश लगनी चाहिए। अभी 7:30 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। जल्दी से काम खत्म कर लो, फोन पर बताते रहना। बप्पा मुंह बंद किए बॉब की ओर फुसफुसाती आवाज से सुन रहा था। होटल इंपीरियल बॉम्बे के सबसे पुराने होटल में से एक। अंग्रेजों के जमाने में यह सब अंग्रेजों का सबसे पसंदीदा होटल हुआ करता था। बम्बई की चिपचिप से दूर मलाबार हिल के करीब एक पुराने ढंग से बनावट में गड़ा हुआ खुला खुला सा होटल, बहुत बड़े बड़े बगीचे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे, अंदर लॉबी क्यों ले जाते थे। अंदर को सभी सजावट अंग्रेज के आलम की थी। इंपीरियल ग्रुप की आज्ञा आज भी इसमें बरकरार, इसमें इंपीरियल ग्रुप ने इसे आज भी बरकरार रखा था। 15 फुट का बड़ा झाड़ जलते ही लॉबी का हर कोना रोशनी से भर जाता था। इतने बड़े होटल में 40 कमरे थे। पर्यटक, व्यापारियों और फिल्मी जगत के मुख्य शहर बन जाने के बाद यहाँ 1000 से भी ज्यादा होटल बन गए थे। आधुनिक 3 सितारा, 5 सितारा और अनगिनत छोटे बड़े होटल बन जाने से पुराना इंपीरियल जो शहर से इतनी दूर था, राहगीरों की नजर से लगभग हट सा गया था। और यही वजह थी इन लोगों ने इस भीड़ भाड़ और चहल पहल से कभी भी नजर नहीं आती थी। पर बॉब कोस्टर के सभी मेहमान इसे यहीं पर अपना डेरा जमाते थे और इस होटल में सब लोग बॉब के सभी लोगों को अच्छी तरह पहचानते थे। कहते हैं ना कि इंसान की मौत और बंबई की बारिश का कोई पता नहीं होता, कब आ जाए। थोड़ी देर पहले खुला सितारों से भला आसमान बादलों से घिर गया। बॉब के घर से निकली विदेशी जीप 4 सातिर हत्यारों को लिए मलाबार हिल की ओर दौड़े जा रही थी। गाड़ी का स्टीयरिंग राजा भाऊ के हाथ में था। उसके आगे उसके साथ में बैठा था बप्पा। पीछे की सीटों पर बप्पा के 4 कमांडो। राजा भाऊ का पता और बॉब और बप्पा को मालूम, राजा भाऊ का पता सिर्फ बॉब और बप्पा को मालूम होता था। बंबई के हर थाने में कोई ना कोई इसकी रिपोर्ट जरूर हुआ करती थी। किराए का कातिल राजा भाऊ का जमीर तो शायद पैदा होने से पहले ही मर गया था। पुलिस बंबई के हर गुंडे के दिल में राजा था, राजा भाऊ, ये सब नाम सुनते ही इनके दिल में सिरहन दौड़ जाती थी। बॉब को अपना आदर्श मानने वाला राजा भाऊ बॉब की हर परेशानी में ढाल बनकर सामने आ जाता था। लंबे लंबे कंधे तक बाल, गोरा रंग, गोल मुंह, गोल शरीर का राजा भाऊ शक्ल से उतना बदमाश नहीं लगता था जितना असल में था। शराब और लड़की एक बड़ी कमजोरी थी। बॉब राजा भाऊ के मुताबिक उसके चाहने का काम पर ही उसे बुलाता था। बादल उमड़ कर बरस उठे। बप्पा की जीप का वाइपर चलने लगा। सड़क धीरे धीरे सुनसान होती गई। बप्पा के जीप के पीछे एक खाली गाड़ी चिपकी हुई चली आ रही थी। बॉब की इस गाड़ी को गंगू चला रहा था। बारिश के पड़ते छींटों में से दूर इंपीरियल होटल की लाइट दिखाई देने लगी।
बप्पा ने राजा बाबू को रोका। रोक। गंगू बाहर निकला। उसने आगे बढ़कर पैरों के पास से रबर मैट को हटाया और एक पॉलिथीन बाहर निकाली। उसे खोला, उसमें से एक पिस्टल बाहर निकाली। राजा बाबू ने एक बार पिस्टल को देखा और पीछे आ रही गाड़ी को देखने लगा। गंगू ने जीप के पीछे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। बप्पा ने पिस्टल की मैगजीन में कारतूस भरे और फिर उसे अपने कुर्ते की बड़ी सी जेब में सरका दिया। राजा बाबू ने देखा। राजा बाबू ने राइट इंडिकेटर ऑन किया। जीप ने दाईं ओर लगी सभी लाल बत्तियां एक संग जलने बुझने लगी। लाइटों को देखकर गंगू ने अपने पीछे वाली गाड़ी को उसी तरफ छोड़ता हुआ इंपीरियल होटल में घुस गया। गंगू के चले जाते ही राजा बाबू ने इंपीरियल गेट के करीब सड़क के किनारे अपनी गाड़ी लगा दी, सभी लाइटें बंद कर दी, इंजन ऑफ कर दिया। गंगू वाइपर से गीले कांच को पोंछती हुई हेडलाइट को जलाए होटल बाउंड्री के अंदर घुस गया। 7-8 गाड़ियां होटल के लॉबी के गेट के बाईं ओर मेन गेट की ओर मुंह करके खड़ी थी, बंद खड़ी थी। धुआंधार बारिश में किसका कहीं आने जाने का जी नहीं चाह रहा था। गंगू ने गाड़ियों की कतारों में से अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी बंद किया और अंदर बैठ गया। कमरा नंबर 513 राधिका कमरे में अकेली बैठी अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी। कमरे में रखा न टेलीफोन चल रहा था और न ही उसको बुलाने पर कोई अटेंडेंट आ रहा था। कर्नल साहब की दी हुई छोटी सी कागज में बहादुर का फोन नंबर और पता लिखा था। उसकी मुट्ठी में दबे दबे वो कुकर मुकड़ गया था। राधिका के सामने एक चारा था कि किसी तरह से वो यहां से भाग पाए तो शायद कुछ हो पाएगा। राधिका ने कमरे का स्विच ऑफ किया, अंधेरा कर दिया और धीरे दरवाजे की चटखनी खोली। दरवाजा अपनी ओर खींचा। राधिका ने दरवाजा खींचने का कोई भी असर नहीं हुआ। राधिका का हाथ फिर चटखनी पर गया, वो पूरी तरह से खुली हुई थी। राधिका ने लाइट जलाई, दरवाजे को ऊपर से नीचे तक देखा, हताश होकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। दरवाजा बाहर से बंद था। बहादुर को गए हुए काफी देर हो चुकी थी। कर्नल साहब बहादुर के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कोई भी फोन, किसी तरह का कोई संदेश नहीं आ रहा था। कर्नल ने बिस्तर पर सिरहाने रखे कॉलिंग बेल दबाया। कुछ पल गुजरते ही जोसेफ कमरे में अंदर दाखिल हुआ। अचंभे से पूछा, नहीं बाहर है, तुम्हारे यहाँ पर कोई बार है? कर्नल साहब के पूछते हुए उसने हटा दिया। एक रम लार्ज लेके आ पाओगे? बर्फ डालकर ले आना। कर्नल ने ऑर्डर दिया। जोसेफ एक कागज का ऑर्डर उतारा और चला गया। कर्नल ने अपने जूते खोले, बहादुर के पलंग पर पैर उठाकर बैठ गए। लक्ष्मीबाई हॉस्टल के बाहर गेट बंद हो चुका था। बारिश के पड़ने से बाहर का बैठा चौकीदार भी नजर नहीं आ रहा था। बिल्डिंग का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। अंधेरे के पैसेज में हल्का सा एक जलता हुआ बल्ब टिमटिमाता हुआ रोशनी उजाला फेंक रहा था। अंदर बैठा चौकीदार टेबल पर एक कोना दिख रहा था। कभी कभी खाकी वर्दी पहने उसका हाथ टेबल पर या रजिस्टर पर या कागजों को छेड़ते हुए इधर उधर हरकतें करता था। रात का हर पल यहाँ की दौड़ती ट्रैफिक को कम कर रहा था। सड़क के दूसरी ओर हॉस्टल के ठीक सामने किताबों की दुकान में बहादुर खड़ा था। दुकानदार का दिल रखने के लिए उसने एक मैगजीन खरीदी। अंदर जल रही लाइटों को अपने पीठ पर गिराए मैगजीन के पन्नों को पलटने लगा। सड़क के बीच में जल रही स्ट्रीट लाइट अपनी हल्की हल्की छाप मैगजीन और बहादुर के पूरे शरीर पर गिरा रही थी। बहादुर को इस बात का यकीन था कि अगर राधिका हॉस्टल पहुंचते ही अनु आने की खबर से अनजान नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह बात करने की कोशिश जरूर करेगी। साथ में यह भी साफ था कि मेजर अभी भी और उसके और कर्नल के यहाँ होने की और राधिका की पूरी कहानी जानने के वजह बिल्कुल अनजान है। यानी कि मेजर को शायद पता ही नहीं होगा कि बहादुर और कर्नल ने क्या प्लान बनाया है और राधिका अकेले ही फोल्डर खोदने के लिए और राधिका को यहाँ लाएगा। बस एक बार राधिका यहाँ आ जाए फिर उसे कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। बहादुर अपनी सोच में ही अपने काफी भरोसा भी था। मैगजीन को नीचे के टेढ़ी आंखों से इधर उधर भी देख रहा था। और साथ में हॉस्टल को भी एक टक देखे जा रहा था। अचानक मैगजीन पर पड़ रही स्ट्रीट लाइट धीमी हो गई और फिर बुझ गई। उसके सामने 6-7 खंभों की लाइट गोल हो गई। दाईं ओर 4 खंभों में से पहले सभी खंभे वैसे ही चल रहे थे। लाइट के उड़ते ही बहादुर को खतरे का अंदेशा हो गया। गजना में हर बार हुए हमलों में पहले लाइट जाती थी। ऐसा लगता था कि उन शैतानों का नंगा नाच लाइट के जाने से ही शुरू हो जाता है।
बहादुर ने मैगजीन बंद कर ली और उसे गोल करके अपने कमर के बेल्ट में लगा दिया। सड़क पर चलती ट्रैफिक का चलना अब काफी कम हो गया था। बहादुर दोनों ओर आने वाली गाड़ियों को देखता। गाड़ी की लाइटों में झरती हुई बारिश की बूंदें नजर आ रही थी। सभी गाड़ियां आती जाती रहीं, फिर सड़क पर फैले कीचड़ को उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। बहादुर किताबों की दुकान से 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया। दुकानदार को अपना कैश काउंटर खोले कैश गिन रहा था। बहादुर के आते उसने पैसा गिनना रोक दिया। कहिए, बोलकर बहादुर को देखने लगा। बहादुर का खून बड़ी तेजी से उसके रगों में दौड़ रहा था। कभी कभी तो उसे लगता था कि पूरी ताकत और हिम्मत के साथ सब खत्म हो रही है। उसका चेहरा बिल्कुल साधारण बनाए रखा उसने। बहादुर ने एक फोन करना है। फोन नहीं है, शॉप बंद हो गई, बाहर जाइए, बोलकर नोट गिनते हुए हाथों को थामे बहादुर को जाते हुए देखने लगा। बहादुर को नीचे एक छोटे से स्टूल पर टेलीफोन दिखा। वो बिना के कुछ बात किए बाहर आ गया। सीढ़ियों से नीचे उतर के उसके कदम सहसा रुक गए। सामने एक टेम्पो ट्रेवलर आके रुका था। उसमें से दो आदमी बाहर निकले। उनकी चालें कुछ संदिग्ध थी। दोनों बहादुर को लगभग छूते हुए ऊपर चढ़ गए। बहादुर ने मैगजीन निकाली। उस दुकान से बाहर झांक रही लाइट में फिर पढ़ने का बहाना करने लगा। फोन दो, उनमें से एक बोला। दुकानदार ने की बेजुबान आदमी की तरह फोन उनकी ओर बढ़ाकर काउंटर पर रख दिया। सामने दूसरी ओर से एक ट्रक गुजर रहा था। ट्रक के जलते बल्बों में टेम्पो ट्रैवलर कुछ पल के लिए उसने दिखाई दिया। अंदर बैठी कई खोपड़ियां नजर आईं। हेलो, साकी नाका से बोल रहा हूं। क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, कहकर दोनों बाहर आ गए। टेम्पो ट्रैवलर उनके निकलते स्टार्ट हो गया। बड़ा सा यूटर्न काटकर हॉस्टल से थोड़ी दूर हटकर लग गया। टेम्पो ट्रैवलर के रुकते ही 12-13 लोग उसमें से बाहर निकले। 2 हॉस्टल के सामने लैंपपोस्ट के नीचे बरसाती ओढ़े खड़े हो गए। 4 सड़क पार करके बहादुर की तरफ आ गए और बाकी के लोग हॉस्टल की बाउंड्री को सहारा लिए इधर उधर खड़े हो गए। बहादुर एक टक उनके सब एक्शन को देख रहा था। टेम्पो ट्रैवलर के निकलते सब लोग इधर उधर बिखर गए। अब उनमें से कोई भी उसके अंदर नहीं था और यह भी कोई शक नहीं था कि राधिका एक निहत्ती नादान लड़की को मारने के लिए यह सब तैयारी की गई है। बहादुर ने देखा कि उनमें से 4 फिर जो सड़क पार करके बहादुर की तरफ आ गए। बजाय इधर उधर जाने के सीधे वो बहादुर की तरफ की ओर आए। 7-8 कदम दूर रहते ही बहादुर ने उनमें से एक को पहचान लिया जो अभी टेलीफोन करने आया था। चारों बहादुर को देख रहे थे। 7-8 कदम दूर वो टेलीफोन करने वाला पूरी मारपीट के मूड में बड़े बड़े डग भरता हुआ बहादुर के सामने आ गया। तू क्या कर रहा है रे यहाँ? कहता हुआ उसने सीधे बहादुर के बाल पकड़ लिए। बालों को खींचकर हिलाते हुए बोला, तब से देख रहा हूं साला यहीं खड़ा है। क्या देख रहा है? तेरी मां नाच रही है यहाँ पर। कहता हुआ उसने दूसरे हाथ से जोरदार थप्पड़ बहादुर के कान पर मारा। शेरदिल का बहादुर पूरी तरह से गुस्से में कांप उठा। इस तरह कभी उसकी ऐसी बातें बाल पकड़कर थप्पड़ मारने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की थी। उस बदमाश के हाथ पैरों का जवाब अपने हाथ पैरों से देने से कुछ होता ना होता बात अलग थी, पर राधिका की मौत निश्चित थी। मजबूर राधिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। वो बिना कुछ जवाब दिए वहां से चल दिया। चलता हुआ बहादुर ने एक बार मुड़कर देखा। वे चारों अभी उसे लगातार देखे जा रहे थे। बहादुर अब सामने बढ़ने लगा, जबकि उसकी नजरें दोनों ओर घूम रही थी। बुझे बिजली के खंभों के बाद जल रहे खंभों की शुरुआत होते ही बाई और दुकान की लाइनें थी जो लगभग सभी बंद थी। पर अचानक बहादुर को लगा कि जैसे उसकी मंजिल मिल गई हो। 24 घंटे खुला रहने वाला एसटीडी पीसीओ का एक बोर्ड उसे नजर आया। एक तीर का निशान था। एक बंद दुकान में पहली मंजिल पर दिखा रही थी। बहादुर ने पलट कर देखा, सब कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हॉस्टल बिल्डिंग में लगभग चुप्पी सी सांधी हुई थी। हॉस्टल बिल्डिंग लगभग छुप गई थी। बहादुर पहली मंजिल पर बने दुकान की ओर गया। सकरी सीढ़ियों के बाद एक कांच का दरवाजा। बहादुर ने अंदर झांका। 12-13 साल का लड़का अकेला बैठा स्टूल पर किताबों में खोया हुआ था। बहादुर के अंदर घुसते किसने किताब बंद कर दी। फोन कहाँ है? बहादुर ने हंसकर उसको पूछा। लड़का अपनी जगह पर खड़ा हुआ कोने में लगे टेलीफोन तक बहादुर को ले गया। बहादुर ने करीब 1 फुट दूरी से की खिड़की थी जो सड़क की ओर खुलती थी।
पर वो अभी बंद थी। लड़का वहीं खड़ा रहा। बहादुर ने फोन उठाया, लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा का नंबर डायल किया। दिल्ली लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा का फोन बजा। फोन बजते ही लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने फोन उठा लिया। हेलो। बहादुर ने देखा लड़का वहीं खड़ा फोन को और उसे देखे जा रहा है। फोन के पूरा होते ही वो पैसे लेता, फिर मजबूरन उसे भी सड़क पर आ जाना था। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा की आवाज सुनते ही वो पहचान गया, पर कोई नाटक ही उसे वहां पर टिकाए रख सकता था। वो लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा की आवाज की परवाह न करते हुए बोलने लगा, हेलो, मैं मुंबई से बीके सिंह बोल रहा हूँ, शर्मा जी हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा। बहादुर ने ऐसे दिखाया जैसे फोन पर कोई और ही है। बोले, क्या क्लब गए हैं? अच्छा, तो मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, कहकर फोन उसने नीचे रख दिया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा बंबई से 1400 किलोमीटर दूर बैठे बंबई में फंसे बहादुर और राधिका की परेशानियों का सिर्फ अंदाज ही लगा सकते थे। लाइन कट जाते ही उन्होंने अपना फोन रख दिया और सामने टंगे धनुष हाथों में लिए रामचंद्र जी की तस्वीर को देखने लगे। एसटीडी के उस फोन में एक पर्ची मशीन से बाहर निकल के आई। 13 रुपए 10 पैसे का बिल आया। बहादुर ने 100 रुपए लड़के के हाथ थमा दिया। बेटा, मुझे दिल्ली फिर बात करनी है, अगर मैं इंतजार करूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? लड़के ने 100 रुपए लिए। नहीं, आप कर लो, बोलकर वापस अपनी किताबों में आकर उलझ गया। बहादुर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने हल्के से धक्का मारा। धक्के मारने से खिड़की खुल गई। नीचे सड़क थी। उसने अपनी नजरें घुमाई। ऊंचाई पर खड़े होने से हॉस्टल का गेट और बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा था। बहादुर ने खिड़की का सहारा लिया और अपने सिर को हॉस्टल की ओर किए आराम से खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें इसलिए वहां बाहर से बंद कर दिया था कि कोई बदमाश तुम्हारे कमरे में नहीं घुस पाए। इसमें नाराज होने की क्या बात है राधिका? मेजर ने राधिका को झूठी तसल्ली देते हुए समझा रहा था और राधिका के सामने बैठ के उस बनावटी बातों को सुन रही थी। मेजर ने चेहरे पर मुस्कान भरी होगा, चलो अब यहाँ से चलो, मैंने मार्गरेट से बात कर ली है, उसने कहा है ऐसे अच्छे काम में हमारी भी मदद करेगी। अब हम लोग वहां चलते हैं, वोल्टर को लेकर सुबह दिल्ली चले जाएंगे। कर्नल साहब बेचारे बहुत घबरा रहे होंगे, चलो अब चलते हैं। राधिका को कभी तो मेजर एक नंबर का धोखेबाज लगता था, तो कभी उसकी बातें असमंजस में डाल देती थी। उसे लगता है कि डैडी मेजर के बारे में गलत ख्याल तो नहीं करते। खैर जो भी हो, अब तो इस फोल्डर में के सिरदर्द को दूर करना ही था। वो मन ही मन उसने सोच लिया था, मौका लगते ही वहां से भाग जाएगी, चाहे जो भी हो। मेजर राधिका को साथ लेकर लॉबी में आया और फिर वहां से होता हुआ बाहर आ गया। बारिश बंद हो गई थी। मेजर के निकलते ही गंगू ने कार स्टार्ट की और कार को मेजर और राधिका के सामने लगा दी। कार स्टार्ट की आवाज से बप्पा और राजा भाऊ के कानों तक पहुंची। वो होटल की ओर देखने लगे। गंगू की कार होटल के बाहर, राजा भाऊ की जीप बाहर थी। राजा भाऊ ने जीप में चाबी घुमाई। जीप की तेज रोशनी गंगू के कार पर गिरी। गंगू ड्राइवर की सीट पर और बाईं ओर बैठी राधिका और एक झलक आंखों में पड़ी। राधिका की एक नजर सामने राजा भाऊ। मेजर राधिका को साथ में लेकर लॉबी से होता हुआ बाहर आ गया। बारिश बंद हो गई थी। मेजर के निकलते ही गंगू ने कार स्टार्ट की और कार को मेजर और राधिका के सामने लगा दिया। कार स्टार्ट की आवाज बाहर बप्पा और राजा बाबू के खानों तक पहुंची। वे सब होटल की ओर देखने लगे। गंगू की कार होटल से बाहर, राजा बाबू ने जीप में चाबी घुमाई। जीप की तेज रोशनी गंगू के कार पर पड़ी। गंगू ड्राइविंग सीट पर और बाईं ओर बैठी राधिका की एक झलक उनकी आंखों में पड़ी। राधिका की एक नजर देखकर राजा बाबू का चेहरा खिल उठा। बप्पा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने गुजरती कार को देखता रहा। राजा बाबू ने जीप मोड़ी और गंगू के पीछे लगा दी। चैप्टर 16 इज ओवर।